नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। आज हम बात करेंगे पोस्टर वार की, क्योंकि अ, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव की तरफ से एक पोस्टर रिलीज़ होता है और उसके बाद संजय निषाद एक पोस्टर रिलीज़ कर देते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इसको एक तरह से वार के तरीके से देखा जा रहा है। हालाँकि यूपी में 9 सीटों का विधानसभा का चुनाव हो रहा है और संजय निषाद 2 सीटों पर विधानसभा का 2022 में चुनाव लड़े थे। लेकिन उपचुनाव में उन्हें 2 सीटों पर भी पर चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि अभी 2 सीटों पर ही चुनाव हो रहे हैं और संजय निषाद जो 2022 में जीते थे और कटहरी से हार गए थे। लेकिन इस बार वो दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी मान रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिंबल में वहाँ पे कैंडिडेट खड़े कर दिया और ऐसा माना जा रहा है कि संजय निषाद कहीं न कहीं नाराज़ हो जाएँगे, लेकिन नाराज़गी तो छोड़िए, अब बीजेपी का सहारा बन चुके हैं संजय निषाद। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, हमारे इस खास चर्चा पर मौजूद हैं नवेद सर, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका और हमारे सहयोगी क्षितिज कांत भी जुड़ रहे हैं। क्षितिज बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नवेद सर, जिस तरह से संजय निषाद का ऐसा लग रहा था कि अगर सीट नहीं मिली, तो वो कहीं न कहीं पार्टी छोड़ देंगे या सपा से मिलने के अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ चल रही थी कि उन्होंने सपा के नेताओं से भी मुलाकात की है, तो क्या लगता है कि इतनी नाराज़गी के बाद अब बीजेपी का सहारा बनना कितना सही है? नहीं, नाराजगी तो है और वो जाहिर भी हो रही है, लेकिन उनको मनाया गया है और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी खासियत है और ये बड़ी ताकत है कि रूठे हुए लोगों को वो मना लेते हैं। हम लोग लगातार खबरें करते रहे कई वर्षों से, उत्तर प्रदेश में दिल्ली और यूपी के बीच में अच्छे संबंध नहीं रहे, इस बात में कोई शक नहीं, उसके प्रमाण भी मिले, उस तरह के बयान भी सामने आए। लेकिन जिस तरीके से संघ और केंद्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच सामंजस्य बनाया गया और आपस में तालमेल बनाई गई, तो उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हो पाया। संजय निषाद एक जाति विशेष के ठीक ठाक नेता है जिनका अपना जनाधार है और उनकी जो उन्होंने सीटें मांगी थी वो बड़ी जायज थी, उनका वहां पे जनाधार है और वो उनसे कमिटमेंट भी लगभग किया गया था, अनौपचारिक रूप से उनसे कमिटमेंट भी किया गया था, लेकिन लास्ट टाइम में उनको एक भी सीट ना देना थोड़ा सा उनको नाखुश करने वाली बात है। और मुझे लगता है कि संजय निषाद भी दबाव की राजनीति करना जानते हैं और कई बार उन्होंने दबाव बनाया भी। इस बार उनको भी फिलहाल मना लिया गया है, क्योंकि थोड़ा सा भी नेगोशिएशन करने के लिए, कहीं जाने के लिए, कहीं लड़ने के लिए थोड़ा टाइम होता है, लगता है। और इस वक्त संजय निषाद को शायद ये लगा हो कि अभी वो अपना कौन सा रास्ता तय करें, किसके साथ जाएं, किसके साथ नहीं जाएं, या भाजपा या एनडीए के साथ ही रहें। इसके लिए उनके पास टाइम नहीं मिल पाया और उनको कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक के साथ में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये जाहिर किया गया कि वो मान गए हैं और वो इस चुनाव में साथ दे रहे हैं। लेकिन आने वाला समय जो है वो थोड़ा सा भाजपा के लिए, ना सिर्फ संजय निषाद और भी जो उनके सहयोगी हैं, जयंत चौधरी भी हैं, उनकी अपेक्षाएं, उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, उस हिसाब से उनकी भी रिक्वायरमेंट नहीं की पूरी की जा रही है। ये सारी चीजें आने वाले समय में इसलिए भी कठिन हो जाएंगी क्योंकि अब जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से आगे बढ़ चुकी है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा और जिस तरह से अखिलेश यादव का एनडी का जो है वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक फार्मूला हिट हुआ, आने वाले समय में जिस तरह से उपचुनाव हो रहे हैं इसके नतीजे ये बताएंगे कि आखिर जो अभी अब आमने सामने एक बाइपोलर चुनाव होने जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दो चेहरे सामने हैं, इसमें कौन भारी है कौन हल्का है ये नतीजे बताएंगे। और इसके बाद जो सहयोगी दल है, चाहे वो किसी भी गठबंधन के सहयोगी दल हो, वो अपनी रणनीति तय करेंगे विधानसभा चुनाव से पहले। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन एक पोस्टर जो लगाया गया कि बड़ी-सी होर्डिंग भी लगाई गई, 27 का नारा है निषाद पार्टी मतलब निषाद ही सहारा। एक तरीके से 2027 की बिसात बिछानी शुरू कर दी है, दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ 3-4 दिन पहले एक और पोस्टर लगाया गया था कि 27 के खेवनहार, यानी जिस दिन निषाद जहां से टिकट फाइनल हुआ उसी दिन 27 के खेवनहार के तौर पर संजय निषाद का एक पोस्टर वायरल होता है और लगाया जाता है। क्षितिज हमारे साथ जुड़े हुए, क्षितिज को यूपी की बहुत नॉलेज है और वो अक्सर जाते रहते हैं कवर करने न्यूज। तो क्षितिज, क्या लगता है ये जो पोस्टर वार शुरू हो गया है, पहले सपा और फिर निषाद और उसके बाद तरह तरह की बातें आ रही, क्या लगता है कि उपचुनाव में भारी पड़ेगी सपा? आप म्यूट है। जी, जी बिल्कुल। बोलिए।
जी कह रहा हूँ सपा भारी पड़ेगी या भाजपा भारी पड़ेगी, ये चुनाव से पहले नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हरियाणा के जो एग्जिट पोल थे, वो जो रिजल्ट आया काफी डिफर थे। लेकिन जो पोस्टर वॉर है, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि जो भीतरी कलह है वो अब बाहर आने लगी है। संजय निषाद को लेकर के पोस्टर लगता है कि 27 के तौर पे एक तरीके से विकल्प को लेकर एक पोस्टर लगाया गया, और दूसरी तरफ संजय निषाद को लेकर कहा गया कि खेवन हार है। 27 में सत्ताधीश लगा समाजवादी पार्टी, तो पोस्टर वॉर लगातार जारी है। और ये पोस्टर वॉर बता दूं कि जो चल रहा है कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट भी लेकर चला जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कार्यालय जहां पर है वहां से चंद कदमों पर 20 से 30 मीटर पर दूरी पर ही निषाद पार्टी का कार्यालय है, और संजय निषाद का वहां पर आवास भी है। तो जो समर्थक है, समर्थक तो आपने देखा था एक गाना भी बजा था जिसमें मुख्यमंत्री मान ही लिया गया था लगभग कि संजय निषाद होंगे। तो संजय निषाद के समर्थक जो हैं वो काफी जबरदस्त तरह से संजय निषाद को समर्थन करते हैं। और दूसरी बात कर लें, इनको पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन का खिताब भी इनके समर्थकों द्वारा दिया। और बीच बीच में आरती के उतारते हुए वीडियो वायरल होना, या इनको भगवान का दर्जा देना संजय निषाद को, इस तरीके से वीडियोज भी वायरल होती हैं। तो ये जो तमाम सारी जो गतिविधियां होती हैं संजय निषाद को लेकर के, कहीं ना कहीं समर्थक दर्शाते के जो मन में जो चल रहा है, ये दर्शाता है कि जो संजय निषाद का जो वर्चस्व है कहीं ना कहीं अभी भी कायम है। लेकिन दूसरी बात कर ली जाए संजय निषाद को लेकर के, तो जब से भाजपा के गठबंधन में आए हैं, निषाद पार्टी जब से आई है, तब से राजनीतिक विशेषज्ञ कहीं ना कहीं कहते हैं 2027 आते आते कहीं ना कहीं इनकी पार्टी का जो पूरा जो समर्थन है या फिर जो पूरी जो बागडोर है कहीं कमजोर ना पड़ जाए। क्योंकि भाजपा को लेकर ये कहा जाता है जब घटक दल जब ज्वाइन करते हैं तो उनका जो वोट बैंक होता है वहां पे अपना नेता उतार करके कहीं ना कहीं पार्टी को भीतर खोखला करने का काम करती है। भाजपा इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। तो क्या ओम प्रकाश राजभर की बात करी जाए, क्या संजय निषाद की बात की जाए, घटक दल जब से बने हैं तब से कहीं ना कहीं इनको धीरे धीरे नुकसान होता रहा। ओम प्रकाश राजभर का तो नुकसान देखा ही जा चुका है, और संजय निषाद का भी देखा गया, क्योंकि जब इनके लड़के को जब टिकट नहीं मिलता है खुद की पार्टी से, भाजपा अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाती, तो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति संजय निषाद झेल रहे हैं। और खुद इनको आना पड़ा, ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और उसके बाद आप देख रहे एक वीडियो भी वायरल हो रही है, इनके एक समर्थक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आकर कहते हैं कि 50 लाख रुपए लगभग इनसे खर्च करवा लिए गए इनके समर्थक से, और टिकट के नाम पर। तो ये तमाम सवाल भी खड़ा करते हैं कि भाजपा और भाजपा के घटक दलों में क्या हो रहा है, और कहीं ना कहीं अंदर भीतर घात या भीतरी चूक हो रही है जो 2027 के चुनाव में दिखेगी। अब बात है उपचुनाव को लेकर के, तो तमाम सारे जो जो बैनर्स लगे, तमाम सारे जो वीडियोस जो वायरल हुए, वो कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर के टारगेट किया जा रहा था कि कम से कम एक सीट तो मिल ही जाए। वो सीट भी संजय निषाद को नहीं मिलती है, और उसके बाद ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है तो कहीं ना कहीं बड़ा दबाव संजय निषाद पर अब दिखने लगा है, जिसको कहीं ना कहीं हाइड ऑफ करने की या फिर छुपाने की कोशिश किया जा रहा है संजय निषाद की पार्टी द्वारा या संजय निषाद के समर्थकों द्वारा। जी सुष्मिता जी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नावेद सर, एक सवाल है कि अभी ये पार्टी पोस्टर वार चल रहा था, लेकिन अभी कटेंगे और बटेंगे वाला नारा हर पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, चाहे वो सपा हो, चाहे बीजेपी हो। और कहीं में अभी कल शिवपाल यादव ने भी बोल दिया कटेंगे तो बटेंगे। तो ये जो राजनीति कटेंगे बटें तक पहुंची है, आखिर क्यों पहुंची है? यहाँ तक पहुंचने की जरूरत क्यों पड़ी? जी, आपने मुझसे सवाल पूछा है। जी जी। हाँ जी, बिल्कुल। ये चुनाव पूरे तरीके से कटोगे या बटोगे, ये बहुत जबरदस्त तरीके से ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश की राजनीति में ये नारा गूंज रहा है, और पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा ये बन गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश से उभरा हुआ ये योगी आदित्यनाथ जी का जो नारा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत, इसका अगर भावार्थ देखा जाए तो उसको दो रूप से लिया जा सकता है। एक तो ये कि हिंदुत्व को एकजुट करने का है, दूसरा ये कि जातियां, जो पिछड़ी जातियां हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में खासतौर से बीजेपी को धता बताई और कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आ गए, उनको ये संदेश दिया जा रहा है कि तुम्हारा कोई, मतलब ये जो संदेश दिया जा रहा है ये बहुत सख्त संदेश है। इसके अंदर कोई मुलायमियत नहीं है, इसके अंदर नम्रता नहीं है, इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइजिंग संदेश नहीं है।
ये एक चैलेंजिंग है कि कहीं तुम जाओगे तो वहां पर हमारा हिंदुत्व बढ़ जाएगा और तुम सुरक्षित नहीं होगे। इस तरीके का ये जो नारा है, एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये कि संजय निषाद जैसे लोगों को इग्नोर करना, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ी मदद करने वाले, पिछड़ी जातियों को भाजपा से जोड़ने वाले संगठन है, पार्टियां हैं और नेता हैं, इनको एक तरफ से अहमियत नहीं दी जा रही है और दूसरी तरफ एक सख्त नारा दिया जा रहा है। ये सख्त नारा ना सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुत्व अगर बिखर जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, बल्कि ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि पिछड़े जो जातियों की जनसंख्या है, जो लोग हैं, जो आवाम है, वो अगर इधर उधर बटेगी तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षित नहीं होगी, उनको सम्मान नहीं मिलेगा, उनको ओहदा नहीं मिलेगा। और उस बात की एक मिसाल भी दी जा रही है संजय निषाद के साथ, और तमाम चाहे राजभर हो चाहे वो पटेल हो, इन सब लोगों को अहमियत ना देकर, पद ना देकर, प्रतिष्ठा ना देकर, सीट ना देकर, सिर्फ इस नारे से ये संदेश दिया जा रहा है, सख्त संदेश दिया जा रहा है कि सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएं, नहीं तो वो सुरक्षित नहीं है। इसका दूसरा संदेश ये भी है, जिस तरीके से संजय निषाद कहीं ना कहीं नानुकुर दिखाते हुए दिखाई दे रहे थे, उनके जो एक बयान थे वो ये बता रहे थे कि अगर उनको सीटें नहीं मिली तो वो कुछ भी कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उनके ये बयान बता रहे थे। उसके बाद एक बयान एक आता है जो उनकी पार्टी का ही एक समर्थक है, जो कहता है कि इतना पैसा ले लिया गया और मुझे टिकट नहीं दिया गया। ये सब चीजें कहीं ना कहीं से मैनेज भी होती हैं और किसी भी छोटे राजनीतिक दल और किसी भी जाति के नेताओं पर दबाव बनाने का एक माहौल बनाया जाता है कि तुम जाओगे तो कहां जाओगे, सरकार तो हमारी है। इस तरीके से अब ये जो एजेंडा तैयार हुआ है, जो लोकसभा से पहले थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ, उसके पीछे कई कारण थे कि अलग अलग दिशाओं में चल रहे थे। केंद्र से यह संदेश आ रहा था कि पिछड़ी जातियों के नेता हैं, जो संगठन है, उनको आप सिर आंखों पर बैठाइए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यह तय हो रहा था कि नहीं, यहाँ सिर्फ हिंदुत्व ध्रुवीकरण और हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर, विकास के नाम पर, बुलडोजर के नाम पर चुनाव होगा। ये सारी चीजें थी। दूसरी चीज ये थी कि सरकार और संगठन में काफी मतभेद हो गया था, सरकार संगठन की सुन नहीं रही थी, संगठन के लोगों को इग्नोर किया जा रहा था। ये सारे कारण जो थे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में नुकसान बड़ा नुकसान पहुंचाने में वो सामने आए। दूसरी बात ये कि अब एक चीज तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में बेहतर नजर आ रही है कि सब एकजुट हो गए हैं, चाहे दिल्ली की भाजपा हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो और चाहे संघ हो, सब ने यह तय कर दिया है कि ये चुनाव आने वाली भाजपा की रणनीति केवल हिंदुत्व के ऊपर होगी। केवल ये कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन इशारा इस बात का साफ है कि ध्रुवीकरण ही भाजपा को 80 और 20 का जो फार्मूला है वही जिता सकता है। वही अगर आगे बढ़ता है तो नुकसान भाजपा का नहीं होगा। इन सारी चीजों के बीच में अब ये तय हुआ है, मुझे लगता है कि जातियों के जो छोटी छोटी जातियों के जो छोटे छोटे राजनीतिक दलों के नेता हैं, उनको हम अहमियत ना देकर पूरे राष्ट्रीय परिवेश में सिर्फ हिंदुत्व की अलग एक बार जलाएं और एक बार फिर आजमाया जाए। जो 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में और तमाम चुनाव हो रहे हैं, उससे एक बार टेस्टिंग की जा रही है कि हिंदुत्व का एजेंडा, ध्रुवीकरण की कोशिश एक बार दम लगा के की जाए, ताकि आने वाले चुनाव में उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाए। हालांकि ये बड़ा रिस्क भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जो हमेशा ध्रुवीकरण की झांसे में आ जाती है, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ जाती है, विकास नहीं देखती है, डेवलपमेंट नहीं देखती है, स्वास्थ्य शिक्षा नहीं देखती है, उस जनता ने उत्तर प्रदेश में ये संकेत दिए थे कि अब हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति में, ध्रुवीकरण में, नफरत में कतई नहीं पड़ेंगे। ये एक संदेश दिया था खासतौर से दलितों और पिछड़ों ने। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के नेतृत्व से लेकर शीर्ष नेतृत्व ने एकजुट होकर यह तय किया है कि अब हम सिर्फ एक फार्मूले पे चलेंगे, सिर्फ हम हिंदुत्व की बात करेंगे और हिंदुत्व से जुड़ा हुआ एक नारा है कि बटोगे तो कटोगे। उसके ऊपर संघ ने भी मोहर लगा दी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी मोहर लगा दी। यानी ये राष्ट्रीय परिवेश में उत्तर प्रदेश से उभरा हुआ नारा, उत्तर प्रदेश भारत देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी द्वारा छोड़ा गया नारा जो है, कहीं ना कहीं कोशिश करेगा जो जाति की राजनीति है उसको कुंद करने के लिए, जाति की राजनीति के हथियारों को कमजोर करने के लिए हिंदुत्व को एक बार जोड़ने की कोशिश बड़ी शिद्दत से की जा रही है। लेकिन ये लोकसभा, ये जो उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा वाले, ये 9 सीटों के चुनावी नतीजे ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये फैसला किया है या जो
लोकसभा में हारने के बाद भी दोबारा उस एजेंडे को और धार दे के पेश किया है, या रिस्क है या फायदेमंद है? अगर ये इस चुनाव में उनको अच्छा नतीजा मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, तो इस तरीके का माहौल, इस तरह के नारे, इस तरह का जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति और तेज होगी। और अगर इसमें इनको हार का सामना करना पड़ता है तो एक बार ये बैकफुट पे आएंगे और फिर वही कहीं ना कहीं विकास की बात करेंगे, जही एकता की बात करेंगे, सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्षितिज, अभी आप लखनऊ में ही हैं और कल इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा कांड हो गया, पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की हत्या हो जाती है और आज मुआवजा दिया जाता है और अखिलेश यादव एक तरफ सरकार पर निशाना साध रहे हैं, क्या यहाँ पे बुलडोजर चलेगा? क्या उपचुनाव को लेकर ऐसी बातें भी चल रही, क्या जो पुलिस हिरासत में लोग मतलब पिछली अभी कुछ दिन पहले ही एक दलित युवक की मौत हो जाती है और आज ये बड़ी खबर आ जाती है कि मोहित पांडे की पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। तो सपा क्या इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी इस उपचुनाव में? बड़ा मुद्दा है ही है ये। अगर बात की जाए, पिछले 1 महीने के अंदर 2 कस्टोडियल डेथ होती है और सवाल खड़ा हो जाता है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ ग्राउंड स्तर पर सही है, लेकिन उस लॉ एंड ऑर्डर के सही होने के बाद भी आपने लखनऊ के ही न्यायालय में किस तरीके से एक आरोपी को लाया जाता है इजलास में, कोर्ट में, और वहां पर उसकी हत्या कर दी जाती है। दूसरी तस्वीर है जो अपराधी थे अतीक और अशरफ, किस तरीके से मीडिया के सामने जब कैमरे पे होते तो वहां आकर के अपराधी मर्डर कर देते हैं। और आपने विकास दुबे को देखा किस तरीके से गाड़ी पलट गई। और अभी देख रहे कस्टोडियल डेथ, ये तो अपराधी नहीं थे, सिर्फ आरोप में ले जाए गए, 24 घंटे भी नहीं बीते और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और अखिलेश यादव लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं और जो बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं नासूर बनने वाले हैं इस उपचुनाव में। बीते दिन मैं मौके पर मौजूद था जिस समय सबकी छीना झपटी हो रही थी। एक तरफ पुलिस प्रशासन, दूसरी तरफ परिजन अपने ही सबको, अपने ही बेटे को, अपने ही भाई के शव को वहां पर रख करके प्रदर्शन करना चाहते थे मंत्री आवास के सामने, लेकिन वहां पे शव की छीना झपटी हुई। बॉडी तो रख ली गई। जब वहां पर परिवारी जन विलाप कर रहे थे तो कुछ आसपास के लोग भी और भी समर्थन में आए, वहां पे नाराज थे। और उसी दौरान पूजा शुक्ला, नेत्री हैं समाजवादी पार्टी, कैसे घसीट करके लेकर गिराया गया ये दिखा और सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल है। पुलिस वालों ने तमाचे तक मारे हैं, ऑन कैमरा ये सब चीजें रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया पर वायरल है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो जाता है उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर भी, पुलिस प्रशासन पर भी, कि ये सब आखिरकार हो क्या रहा है। तमाम सारे जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं इस पर आरोप लगते हैं कि ये सभी फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं और इसको लेकर के सवाल खड़ा होता है। तो ये सभी मुद्दे हैं आने वाले उपचुनाव में, और उपचुनाव के दौरान ये सभी मुद्दे मंच से, अखिलेश यादव हो या इंडिया गठबंधन का मंच हो, ये सभी मुद्दे सुनाई देंगे। और इस बार उत्तर प्रदेश की जो जनता है 9 विधानसभा सीटों पर जब वोटिंग हो रही होगी तो ये भी मुद्दा दिमाग में चल रहा होगा और लोगों के मन में होगा वोट डालने से पहले। जी सुष्मिता जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं और भाजपा की बहुत सारी खामियां हैं जो जब लोग उनको वोट देंगे तो समझेंगे। लेकिन नवेद सर, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है क्योंकि पुलिस हिरासत में आए मतलब बैक टू बैक 2 हादसे हो जाते हैं और योगी सरकार सिर्फ मुआवजा देकर उनको शांत करवा देती है। क्या उनके लिए नहीं है कि उनके यहाँ भी बुलडोजर चलाया जाए? क्या वो इंसान नहीं है? आखिर जो दलित युवक को पुलिस हिरासत में मार दिया जाता है और आज ये घटना, बड़ी घटना है, परिवार का एक इंसान खो दिया जाता है और फिर योगी आदित्यनाथ बड़े अपने पास बुला के मुआवजा दे देते हैं। क्या परिवार के लिए इतना काफी है? देखिए, ये बहुत ही चिंताजनक बात है और ये समाज को बहुत ही चोट पहुंचाने वाली इस तरह की खबरें आ रही हैं। हिरासत में जिनकी मौत हुई है ये कोई बहुत बड़े माफिया नहीं है, ये कोई बहुत बड़े अपराधी नहीं है, ये आम नागरिक हैं और एक मिडिल क्लास के वो लोग हैं। आमतौर से कहीं ना कहीं कहा सुनी हुआ करती है, कहीं ना कहीं झगड़ा फसाद घरेलू लेवल पे हुआ करता है, मार्केट में हुआ करता है। जो लोग हिरासत में मरे हैं, इत्तेफाक की बात है कि एक दलित समाज का है, एक ब्राह्मण समाज का है, यानी एक ऊंची जाति जिसको कहा जाता है कथित तौर से, और एक जो है वो दलित समाज का और एक ब्राह्मण समाज का। इससे ये प्रतीत होता है कि
समाज का कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। और जो हिरासत में मरे हैं वो बहुत बड़े कोई माफिया नहीं थे, ना उनका कोई बहुत बड़ा आरोप सिद्ध हुआ था। एक बात मैं दोहराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी खूबी और जीत दिलाने का जो सबसे बड़ा कारण था, दोबारा जैसे मुख्यमंत्री बन के योगी जी आए, उसमें जो तमाम तारीफ की जाती है, जो प्रशंसा की जाती है, उसमें यही कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ का जो सुरक्षा मॉडल है वो बड़ा मजबूत है, पुलिस व्यवस्था बहुत बेहतरीन है। उसके बाद जिस तरह से हिरासत में आम जनों की, जो बहुत बड़े अपराध जिनका सिद्ध नहीं हुआ है, मामूली इंसान है ना, उन्होंने भी मामूली आरोप भी उनके ऊपर बड़ा मामूली है, कोई बहुत संगीन आरोप भी नहीं है, और वो मारे जाते हैं राजधानी में अगर, तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा प्रश्न चिन्ह तो उठता ही है। आपको याद होगा कि बुलडोजर मॉडल जो चुनाव में, हर चुनाव में बहुत तेजी से उभरा, जिसका प्रचार किया गया पूरे देश में, और यही सबसे बड़ी योगी आदित्यनाथ की सरकार की ताकत कही गई, और इस मॉडल को अन्य राज्यों में भी पेश किया गया, वो इस तरीके से फेल हुआ कि उसके ऊपर न्यायालय ने प्रश्न उठा लिया, उसको इलीगल कह दिया और उसको ब्रेक लगा दिया गया, उसको कहीं ना कहीं बुलडोजर पंचर हो गया। ये एक खूबी जो है वो ब्रेक हो गई। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, जिसकी हम भी तारीफ करते थे, तमाम समीक्षक भी तारीफ करते थे, जनता भी तारीफ करती थी, वोटर थे कि सब सुरक्षित हैं, वो फेल होता नजर आया। जो आंकड़े आए, जो डिटेल आई, जो जमीनी खबरें आई, जो दिखाई दिया, उसमें ये पता चला कि लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर नहीं है। ये सारी चीजें जब सामने आई और 9 सीटों पर चुनाव होने वाला था, इन सारी चीजों की समीक्षा के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर यह फैसला किया कि अब हम हिंदुत्व के ही प्योर एजेंडे पे आ जाएंगे। अब हम जो है सुरक्षा व्यवस्था का ढिंढोरा नहीं पीट सकते, क्योंकि वो खबरें सामने आने लगी हैं, वो तस्वीरें सामने आने लगी है। अब हम बुलडोजर की बात नहीं कह के प्रचार कर सकते, क्योंकि बुलडोजर को न्यायालय ने सही नहीं माना। तो वो जो उनके जो फायर ब्रांड मुद्दे हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गए। इसलिए आखिरी जो भारतीय जनता पार्टी का हथियार होता है हिंदुत्व का, उसको बड़ा सजा के, संवार के और बहुत सख्त कर और उसमें बड़ा बारूद भर के पूरे देश में पेश किया जा रहा है। और मैं व्यक्तिगत तौर से कहता हूं कि हिंदुत्व की एकता की बात कोई भी कर सकता है और स्वागत योग्य है किसी भी समाज में। आपके ऑफिस में कहा जाए कि आपके ऑफिस में आपका स्टाफ एकता स्थापित रखे तो ज्यादा अच्छा काम होगा। हमारे घर के परिवार के सदस्य एकता स्थापित करें, उत्तर प्रदेश की जनता एक रहे, देश एकजुट हो, जिसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन अब बटने की बात, बटो नहीं, यहां तक तो नारा हो सकता है, लेकिन कटने की बात जो है वो शोभनीय नहीं है। उसके पीछे हिंसा है, उसके पीछे क्रोध है, उसके पीछे उकसाना जैसा। तो कटने जैसे नारे पॉलिटिकल बड़े बड़े नेता दे रहे हैं और उसको पूरी राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। ये चिंता का विषय है, क्योंकि आज देश में और प्रदेश में महंगाई आम इंसानों को जीना दूभर किए हुए है। बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की ऐसी समस्या है कि आमदनी है नहीं आदमी के पास, महंगाई मारे डाल रही है, बच्चों की फीस इतनी हो गई है। ये सारे मुद्दे आपको याद होगा 5, 7, 10 साल पहले महंगाई को लेकर कितने प्रदर्शन होते थे। इसमें तो मैं विपक्ष का भी नाकारापन कहूंगा, जहां पर इतना बड़ा इनाम दिया लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने, जिंदा कर दिया कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को कितनी बड़ी सफलता दिलाई। उसके बाद आपको याद है या आपने कोई कवर किया है कि महंगाई किस तरीके से आम इंसान, खास इंसान को पता है, महंगाई हर दौर में बढ़ती रही, कांग्रेस के जमाने में, समाजवादी पार्टी, बसपा, हर, लेकिन जिस हिसाब से ग्राफ बढ़ा है इतनी तेजी से और आमदनी कम हुई है, हाहाकार मची हुई है। विपक्ष का कोई भी हमें ये भी नहीं, आपके पास वर्कर्स नहीं है, आप 10 लोगों के साथ महंगाई को लेकर प्रदर्शन करो, सवाल उठाओ, कोई ना बयान ऐसा आ रहा है, ना कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, ना विपक्ष कुछ कर रहा है। लेकिन इस तरह के मुद्दों को बिल्कुल दफन कर देने के लिए सिर्फ हिंदुत्व की, हिंसा की, कटने की बात एकता के नाम पे की जा रही है कि एकजुट रहो, बटो नहीं। इसके ये कह के आप कटने की बात कर रहे हो, हिंसा की बात करो, विरोध की बात करो, तो राजनीति का स्तर कितना खराब हो गया है, कितना बुरा हो गया है, इससे हम अंदाजा लगाएं कि हमारा देश और प्रदेश कितना सुरक्षित है। क्योंकि जहां राजनीतिक मुद्दे में आपके रोजगार की बात ना हो, आपकी शिक्षा की बात ना हो,
बढ़ती हुई महंगाई को काबू करने की बात ना हो, वहां पर कटने की अगर बात हो रही हो, तो मैं समझता हूं कि हमारा आपका भविष्य अच्छा नहीं है और इसका हम सबको विरोध करना चाहिए कि राजनीतिक मुद्दे इस तरह के नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जब गवर्नेंस जो है, सरकारें जो हैं, वो बुनियादी जरूरतें तो छोड़िए, सुरक्षा नहीं दे पा रही है। अगर हिरासत में आम इंसानों की, यानी एक मामूली आरोपियों की मौत हुए जा रही है, तो अब हम ये नहीं कह सकते जो हम हमेशा कहते थे। आपके भी पैनल पे, आपके भी चैनल में मैं कहता रहा कि योगी आदित्यनाथ की ये खूबी है, और वाकई ये खूबी है कि कम से कम सांप्रदायिक दंगे अब कम हो गए हैं। उत्तर प्रदेश का कोड था सांप्रदायिक दंगे, हर आदमी परेशान था, व्यापारी, हिंदू, मुसलमान सब मारे जाते थे, बहुत नुकसान होता था। इसी तरीके से पुलिस को एक कम से कम ताकत देने की बात भी अच्छी थी कि माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि माफियाओं से, गुंडों से, बदमाशों से, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो, दलित हो, आप उसके खिलाफ जब सख्त कार्रवाई करोगे तो आम जनता राहत में होगी, इसीलिए तारीफ की गई। लेकिन आज की तारीख में ना तो ये हम कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अब बेहतर चल रहा है, ना हम ये कह सकते हैं कि पुलिस जो है वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और इस वजह से ही जब फेल हो जाती हैं सरकारें या राजनीतिक दल, तो वो ऐसे मुद्दे उठा लेते हैं जहां पर हमारे दिमाग के सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाए और हम इमोशनल हो जाए, हम सांप्रदायिक हो जाए, हमारे सामने नफरत का एक थाली पेश की जाती है, साइकोलॉजिकल तरीके से हमें कहीं ना कहीं कटने और मारने की बात कही जाती है, सुनते सुनते हम सांप्रदायिक हो जाती है आम जनता। तो ये बड़ा एक चिंता का विषय है मुझे लगता है। और राजनीतिक मुद्दे जो इस तरह से बटोर कटो के और मार काट के जो सामने आ रहे हैं, इसका जवाब जनता को देना चाहिए। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आप या कोई भी दल हो, अगर इस तरह की बात करता है या जाति की बात करता है, सिर्फ जातिवाद फैलाता है, सिर्फ नफरत की बात करता है, हिंदू मुसलमान की बात करता है, कटने की बात करता है, तो उसको नकार देना चाहिए। आप शिक्षा की बात करो, आप बताओ कि महंगाई, सरकार बताए कि महंगाई को काबू में आप कैसे करोगे, विपक्ष इस तरह का मुद्दा लेकर सड़क पे उतर के दिखाए। सिर्फ आप जाति की राजनीति ही नहीं है विपक्ष के पास में, आम जनता, आज की तारीख में ब्राह्मण भी मारा गया है और दलित भी मारा गया है। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि पिछड़े और दलित ही की राजनीति की जाए, सब समाज के लिए बात करिए। हिंदुओं की बात अगर कर रहे हैं तो मुसलमानों की भी बात करिए, ब्राह्मणों की अगर बात कर रहे हैं तो दलितों की भी बात करिए, पिछड़ों की बात करिए, और आप सबको एक बराबर के दर्जा देकर और सबकी समस्याओं को सुनकर उसको पेश करो। अगर इस तरह का माहौल बनेगा तब जनता निर्णायक सही तरीके से वोट करेगी और ऐसे लोगों को जिताएगी जो इस तरह की बातें नहीं करती। लेकिन फिलहाल बड़े शर्म की बात है और बहुत दुख की बात है कि जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो बहुत नफरत की तरफ हमें लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने। नवेश सर, आपका और क्षितिज आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में जुड़े। तो आप देख रहे थे कि लखनऊ में जो पोस्टर वार हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि संजय निषाद जिस तरह से उनको सीटें नहीं मिली, उम्मीदें थी और सीटें न मिलने के बाद भी वो खेवनाहार बीजेपी के बन रहे, तो कहीं सहारा बन रहे। देखने वाली बात होगी कि 2027 में भी उनको ऐसे ही किनारे कर दिया जाता है, या फिर ये पोस्टर के ज़रिए लोगों को बताते रहेंगे कि हम बीजेपी के साथ हैं और सहारा भी हमारा बीजेपी के साथ है। तब तक के लिए देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।